नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, सिंदूर की होली नाटक का यह तीसरा पार्ट है, जिसमें कि मैं ज़्यादा समय न लेके सीधे हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट को। और कोशिश यही रहेगी कि इस पार्ट में इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी PDF है तो समय भी लगता है इसे पढ़ने में। तो हमने ये प्रश्न यहाँ पे बोल देता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि जो मनोरमा है, मनोरमा अब जाने के लिए बोल रही है और उसने जो चित्र बनाया है, अब वो चित्र मुरारी लाल को दे के जा रही है और बोले कि एक चित्र मैं लेके जाऊंगी। तो देखो भाई, देखो चंद्रकला, एक चंद्रकला का जो इधर से पढ़ते, देखो कहाँ से पढ़ते हैं इसको, यहाँ से पढ़ लेते हैं। मनोरमा क्या बोलती है, देखो। भय की बात तो मैंने सीखी नहीं, लाल आंखों का असर अगर मेरे मन पर कुछ भी पड़ता तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठी होती अपना चरित्र। और अब तक नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र मैंने आपका बनाया है, याद रखना भाई, इसे सारा यहाँ पे मिटा देता हूँ। एक चित्र मैंने आपका बनाया है, किसका, मुरारी लाल का। एक मैंने चंद्रकला का बनाया है। एक मैंने मनोज बाबू को बनाया। चौथा बनाया है, चौथा चित्र यह है। यह जो चित्र है वो रजनीकांत का, किसका चित्र है चौथा, रजनीकांत का। तो याद रखना मनोरमा ने 4 चित्र बनाए हैं, ठीक है। 3 चित्र आप लोग लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी। किसको बोल रही है, रजनीकांत वाले के लिए बोल रही है, इसे मैं ले जाऊंगी। मुरारी लाल, मुरारी लाल जो चंद्रकला का जो पिता है ना, डिप्टी कलेक्टर साहब जो हैं ये। पता नहीं रजनीकांत की इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मर गया होगा। मनोरमा, ओह मेरे लिए क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बना, यही मेरा अंतिम चित्र होगा। तो भैया याद रखना, जो मनोरमा है वो किसके चित्र के लिए बोली है, मेरा अंतिम चित्र हो, तो रजनीकांत के चित्र के लिए कहती है। मुरारी लाल, अंतिम क्यों। अब इधर देखो, मनोरमा क्या बोल रही है, मैं ऋषिकेश जाऊंगी, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूंगी। तो भैया रंग और कलम को गंगा में फेंक करके लूंगी, माला ले लूंगी। और फिर मुरारी लाल कहते हैं, इसी अवस्था में, इसी अवस्था में। अब देखो भैया क्या बोल रहा है, मनोरमा का जवाब देखते हैं। मनोरमा क्या बोलती है, और नहीं तो क्या, मरने के समय जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ ना कर सकेंगी, जब हाथ कांपने लगेगा तब। और मुरारी लाल बोलते हैं, चंद्रकला को भेजो तो नहीं, मैं ही जाऊंगा। मुरारी लाल क्या बोल रहे हैं, चंद्रकला को भेजो तो नहीं, मैं ही जाऊंगा। मुरारी लाल का भीतरी दरवाजे से प्रस्थान। मनोरमा इधर उधर चित्र पर उंगलियां घुमाने लगती है। माहिर अली और मनोज शंकर की बातें शुरू करते हुए, माहिर अली और मनोज शंकर की बातें करते हुए प्रवेश। ठीक है, कौन आ रहा है, देखो भैया इधर, माहिर अली और मनोज शंकर का बातें करते हुए प्रवेश करना। माहिर अली, ना कहिएगा अभी, अभी आप सब नहीं जानते, मेरी तबीयत घबरा गई। माहिर अली बिस्तर और चमड़े का सूटकेस बाईं ओर की गोल कोठरी से लेकर चला आता है। मनोज शंकर आगे बढ़कर, सिंदूर की होली में देखो मनोज शंकर क्या बोला है, मेज के पास कुर्सी पर बैठता है और मनोरमा के हाथ से चित्र लेकर देखने लगता है। मनोज शंकर, प्रसन्न तो हो मनोरमा, मैं। मनोज शंकर, हाँ तुम। यहाँ और कोई है जिससे पूछ रहा हूँ। वाह कितना सुंदर चित्र है, चित्र देखने में जैसे तन्मय हो जाता है। मनोरमा उसकी ओर देखती रहती है। यह चित्र बिल्कुल कल्पित है, ठीक है। मनोरमा, मनोरमा बोलती है, नहीं, एक लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था, इसी परगने का कोई जमींदार था। उसके बाप को मरे अभी साल भर भी नहीं हुआ है, और उसे भी जैसा कि सुनती हूँ किसी राय साहब और ऑनरी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। मनोज शंकर, ओह माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था क्या, चित्र की ओर देखते हुए, मालूम होता है अब
अब हंस देगा। कितना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी। एकाएक गंभीर होकर उठता है मनोरमा। आज से तुम्हारी परीक्षा थी। आज से तुम्हारी परीक्षा थी। मनोरमा बोली मनोज शंकर से। मनोज शंकर, थी तो, लेकिन अब परीक्षा नहीं दूंगा। मनोरमा, राजनीति का काम करना है क्या? तो पूछ रहा, भाई राजनीति का काम करना है क्या? मनोज शंकर, नहीं। मनोरमा, तब? मनोज शंकर, बीमार हूँ। गहरी सांस लेता हूँ। मुरारी लाल और चंद्रकला का प्रवेश। मुरारी लाल, मनोज, तुम कहाँ? परीक्षा नहीं दी? मनोज शंकर, जी नहीं। मुरारी लाल, क्यों? मनोज शंकर, कोई लाभ नहीं। मुरारी लाल, रुपया नहीं मिला क्या? मनोज शंकर, मिला तो। मुरारी लाल, तब? मनोज शंकर, इतना मिला, सॉरी, रुपया मिला इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। मुरारी लाल, लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों और किस लिए? मनोज शंकर, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपये आपने भेजा था, फिर 200 क्यों भेज दिया? अब देखो इधर, 15 दिन हुए मुझे 400 रुपया भेजा था, फिर 200 क्यों भेज दिया? मतलब 600 रुपये भेज दिया। मुरारी लाल, तुम्हारे आराम के लिए। ठीक है। मनोज शंकर, आपको केवल 600 रुपया वेतन मिलता है और 600 आपने मुझे भेज दिया। घर का काम कैसे चलेगा? मुरारी लाल, इसकी चिंता तुम्हें क्यों है? मनोज शंकर, इस संदेह में कि इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। आपने सारा वेतन मुझे देकर आप अनुचित रीति पर अपने लिए रुपये कमाने लग जाएंगे। कहने का मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो? आप कहीं ना कहीं घूसने लग जाओगे। मुरारी लाल, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मुरारी लाल, मनोज शंकर, चित्र उठाकर, आप कह सकते हैं यदि यह मारा गया तो इसके इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखता मुरारी लाल, तुम्हें क्या हो गया है? मनोज शंकर से पूछ रहा है। मनोज शंकर, आज 15 दिन से बाबूजी को बराबर स्वप्न देखता हूँ। मेरा मानसिक रोग बढ़ गया है। कलेजे से लौ उठकर जैसे आंख फोड़कर बाहर निकल जाना चाहती है। यही दशा रही है। यही दशा रही तो मैं 5 दिन भी नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरारी लाल जी की ओर ध्यान से देखने लगता है। मुरारी लाल, मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश में भी कम नहीं समझता हूँ। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मुरारीलाल बोलता है, मुरारीलाल की लाइन देखो भैया, ये अच्छी है। मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश में भी कम नहीं समझता हूँ। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मनोज शंकर, मनोज शंकर क्या बोल रहा है? 10 वर्ष का समय, मनोज शंकर क्या बोलता है? 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपये के बल पर मुझे विनोद और ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिससे मैं आपसे ना पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है यह रहस्य मुझसे दूर होता जा रहा है। लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है, जो आग लगी है वह कितनी दारुण है। आप उसे देखना नहीं चाहते? इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा? मुरारी लाल उद्वेग से उसकी ओर देखने लगता है। सामने की ओर कई आदमी एक क्या चिड़ोला लेकर प्रवेश करते हैं और बंगले में बरामदे में उतार देते हैं। मुरारी लाल चौंक कर देखने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। बरामदे में पहुंच जाते हैं। मुरारी लाल, ए रजनीकांत, हो अंत में हो गया। मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला तेजी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आंख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। देखो भैया, चंद्रकला तेजी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आंख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है। खून की धार सिर से होकर पैर तक चली, अब देखो उधर चली गई है, जिसमें कुर्ता धोती रंग गई है। चंद्रकला क्षण भर उसकी ओर देखती है। चंद्रकला,
आह, अब भी मुस्कुराहट फिर रुमाल से अपना मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है। सॉरी। माहिर अली वहीं फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली, मार डाला बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई। मुरारी लाल झुक कर रजनीकांत की ओर देखने लगता है। ये कौन बोलता? मार डाला बदमाशों ने हड्डियां टूट गई। यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है और कहीं ना कहीं इसमें हमें ऐसा लगेगा जैसे रजनीकांत बोल रहा है, मार डाला बदमाशों ने हड्डियां टूट गई। आगे देखते हैं। पीडीएफ, एक मिनट है, मुझे लगता है इसकी दूसरा अंक आने वाला है। देखो भैया, दूसरा अंक आ रहा है। थोड़ा पीडीएफ को बड़ा कर देते हैं। मतलब कि कह सकते हैं हम, इधर देखो, दूसरा अंक। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं, बीच में सामने की ओर आराम कुर्सी है। उसके दोनों बगलों में बगलों से होकर चार काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई है। संध्या हो रही है। मनोज शंकर, देखो भैया, याद रखना क्या हो रही है, संध्या हो रही है, याद रखना इस चीज को, ये बहुत मेन पॉइंट है, संध्या। मनोज शंकर बरामदे की बाईं ओर के गोल कमरे से निकलता है और सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता और बंगाली तौर पर दाई ओर से बाईं बाईं ओर की रेशमी चादर डाले, धोती भी बंगाली तौर पर दाईं ओर से बाईं ओर को रेशमी चादर डाले, धोती भी बंगाली ढंग की चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहने है। पैर में एक पंजाबी जूता है। शरीर की गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन उसकी आंखें नीचे को धंस रही है, जिससे उसकी चिंता का पता लगता है। वहीं खड़ा खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा, मुझे भी सिखला दो। याद रखना, मनोज शंकर से बांसुरी सिखवाने के लिए कहन कहती है, मनोरमा कहती है। किस लिए? मनोज शंकर पूछ रहा है, किस लिए? मनोरमा, जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मनोज शंकर, लेकिन क्यों? मनोरमा, लेकिन क्यों? मनोज शंकर, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को ना सो, कहाँ है कभी। अब देखो आगे को बढ़ते हैं। मनोरमा, मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, गंभीर हो उठती हूँ। मनोज शंकर, अच्छा तो फिर बांसुरी बजाने से नींद आएगी? नींद की दवा तो सुंदर रही। आगे देखो। मनोरमा, नींद नहीं आएगी तो यूं समय तो सुख से बीतेगा। मनोज शंकर, लेकिन यह तुम कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने में सुख होता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी में बिगड़ गया है, डॉक्टर डॉक्टर गए। मनोरमा, पर भी नहीं। मनोज शंकर, क्या कर रहे हो? मनोरमा, कर क्या रहे हो? देह दबा रहे हैं। मनोज शंकर, देह दबा रहे हैं? तुम भी तो। मनोरमा, परिहास समझ रहे हो? चलकर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी बाह पर, कभी जांग पर। मैं तो समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखने लगती है। क्यों? इधर देखो, देखो, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। कौन बोल रहा है? मनोज शंकर। किससे? मनोरमा से। आगे देखो। मनोरमा, ठीक उसी तरह जिस तरह वह खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर, नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी दिन 2 दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। देखो भैया, ये क्वेश्चन आता भी है, हाँ। मनोज शंकर और मनोरमा के बीच की बातें किस अंक में है? दूसरे अंक में। देखो ये बातें चल भी रही है और दूसरे अंक में चल रही है। उन नहीं, उनका खिलवाड़ दिन 2 दिन का
है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उनका अंत तो मेरा अंत है ना। आगे देखो मनोरमा, अभी केवल 2 महीने तुमने मुझे देखा है जो मनोशंकर। बस बस 2 ही महीने से यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने। मनोरमा, मैंने मनोशंकर, हाँ तुमने मनोरमा। यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचेगा, लेकिन मैं यह चाहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वो है तो भयंकर है। मतलब ये क्या बोली कि तुम कहीं ना कहीं प्रेम के चक्कर में पड़ चुके हो जो काफ़ी भयंकर है। मनोशंकर, भयंकर है। मनोरमा, भयंकर है भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रिक्त रीझ गई कि उसके लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने से महान होना है मनोज। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर, याद रखना भाई, तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। ये लाइन किसको बोलती है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि मनोरमा चंद्रकला से बोल रही है या मनोरमा चंद्रकला से तो बोलेगी नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट क्वेश्चन बन सकता है कि मनोरमा मनोज शंकर से बोल रही है या मनोरमा माहिर अली से भी नहीं बोलेगी। माहिर अली से, हाँ, क्योंकि वो माहिर अली मुंशी है। तो उसमें हमें लग सकता है कि यार मुंशी से बोल सकती है कि तुम्हारे साहब मुझसे प्रेम करने लगे हैं, लेकिन वो बोल किससे रही है यहाँ पे? मनोज शंकर से बोल रही है। अब देखो अगली लाइन देखो, तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे गंभीर होकर। 10 अश्वमेध घाट पर भिक्षुओं में एकाएक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। याद रखना, 10 अश्वमेध घाट पर भिक्षुओं में एकाएक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं ज्ञान के लिए। वहाँ लेश मात्र की भी जगह नहीं। उन्हीं भिक्षुओं की तरह हो गई तुम्हारी यह पुरुष जाति। कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी जो पुरुष जाति है उसी की तरह हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो किसके लिए पागल हो रही है? लड़कियों के लिए, या फिर औरतों के लिए, या फिर प्रेम के लिए। ठीक है, वही प्रेम कैसा है? जैसे एक निश्चल प्रेम होता है उस तरीके का प्रेम वो अभी नहीं समझती है इनका। मनोशंकर की मनोशंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम ही कहो कुछ सोचकर। मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छुपा भी लूँ तब भी मैं किसी की बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भर प्रेम। अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको, मुझे उसका अवसर दो। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेम बना लूँगी, प्रेमी बना लूँगी। क्या बोलिए? देखो भैया, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन अपना प्रेम बना लूँगी। भैया ये देखो कितनी बड़ी बात बोली है यार, ये तो बहुत दिल छू लिया इस बात ने मेरा। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन अपना प्रेम बना लूंगी। कल मैं अवश्य चली जाऊंगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है। ठहरो, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है कि तुम इसे क्षण दे सको। मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है। ठहरो, इसका उत्तर इतना आसान नहीं कि तुम इसी क्षण दे सको। मनोरमा बोल रही है, ठीक है। मनोज शंकर, चुटकी से उसकी भौं के घूमे हुए बाल पकड़कर खींच लूं, रस बह जाए आत्मा का। मनोरमा, आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी। अंधों से पूछो, लंगड़ों और उनसे पूछो जिनका शरीर गल रहा है। आत्मा का रस तुम्हें उनके पास मिलेगा। घृणा ना रहे, बस प्रेम तुम्हारा है। मनोशंकर, ओह जाने दो, मैं नहीं समझूंगा। मनोरमा, च च च आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई आशा नहीं। मनोज शंकर बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती है। नहीं मानोगे? मनोज शंकर, इसमें भी बुराई है मनोरमा। इसमें एक प्रकार का विष, एक प्रकार का नशा है। ये लाइन याद रखना भैया, ये बहुत मैन है। दूसरे अंक की घटना देखो, इसमें एक प्रकार का विष और एक प्रकार का नशा है। ये कौन बोल रही है? मनोरमा बोलती है। इसमें एक प्रकार का विष है और एक प्रकार का नशा। कौन? मनोरमा बोलती है। मनोशंकर, मैं तो अब बिना इसके जी नहीं सकता। मनोरमा,
विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई से लेकर जीना अच्छा नहीं है जी। सुई लेकर जीना अच्छा नहीं है। तो विषाद वो किसका बोलिए, विषाद का स्वर न बजाकर किसका बजाओ, आनंद का स्वर बजाओ। कौन बोल रही है, मनोरमा। किससे बोल रही है, मनोज शंकर से। मनोज शंकर, कहीं आनंद है भी या यूं ही। मनोरमा, कहाँ आनंद नहीं है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हो वह ना चाहो, आनंद तुम्हारा है और तुम आनंद के। भैया क्या लाइन बोल रही है यार, ये बहुत यूनिक बातें लग रही है मुझे इनकी। कहाँ आनंद नहीं है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है और यही आनंद है। जो चाहते हो वह ना चाहो, आनंद तुम्हारा है और तुम आनंद के हो। भैया बिल्कुल, जब आप किसी आनंद के लिए कोई चीज़ें करने लगते हो और जब वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती है तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। तो वो बोलिए, जो चाहते हो वह ना चाहो, ठीक है, और जियो बिल्कुल मस्त होके। मनोज शंकर, मैं तो जीना भी नहीं चाहता। मनोरमा, तब मरना चाहते हो, यही ना, मरना ना चाहो, जीना तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है। मनोज शंकर, तुम्हें समझ लेना कठिन है। ये किसके लिए बोला है मनोज शंकर ने, याद रखना, मनोरमा के लिए, कि तुम्हें भैया समझना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आगे बढ़ते हैं, देखो मनोरमा, डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या हूँ और तुम्हारे लिए भी। मैं क्या करूँ, किसके किसके लिए रोऊं, अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए अथवा चंद्रकला के लिए। चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए हैं, मरीजों की दवा कौन करेगा। चंद्रकला रोग असाध्य है लेकिन हम तीनों का तो संघातक हो गया है। मनोशंकर, मेरा रोग तो तब अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। यहाँ पे देखो बात किसके लिए कर रहा है, अपने पिता के लिए कर रहा है ये, कि भैया मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि मेरे जो पिता हैं उनने आत्महत्या क्यों की थी। एक मिनट, हाँ। मनोज शंकर क्या बोल रहा है, देखो, मेरा रोग तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान ना जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। अपने पिता के लिए ये बात बोल रहा है। मनोरमा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है। मनोरमा क्या बोल लिया, कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। ये लाइन मुझे तो भैया काफ़ी यूनिक लग रही है, कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग क्या है, पुरुष है। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था थी लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्था में हो जाता है। इस चिंतन रोग के साथ ही साथ तुम्हारा एक और रोग है, मैं समझती हूँ कि। मनोशंकर, मनोशंकर क्या बोल रहा है, इस सब का मतलब यही कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो। मनोरमा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे मेरे शरीर पर नहीं नहीं रीझ गए हो, तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतर आत्मा को समझ लिया है तो हाथ बढ़ाओ या लो। अपना हाथ बढ़ाती है, पकड़ लो। मनोज शंकर मंत्र मुग्ध होकर या मंत्र मुग्ध की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी, कुछ सोचकर। मैं विधवा हूँ और तुम को भी विधुर होना होगा और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं अनेक जीवन का हो गया। मनोशंकर चिंतित होकर दूर पर आकाश की ओर देखने लगता है। मनोरमा उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से हिला देती है। चिंता नहीं, चिंता नहीं, नहीं चिंता नहीं, हंस तो दो जीवन पर और जगत पर।
मुरारी लाल का प्रवेश। मुरारी लाल देखो भैया, बनावटी स्वर में, तुम लोगों ने तो यहाँ नाटक घर बना दिया है। मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती है। मुरारी लाल बरामदे से निकलकर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। उनके चेहरे पर क्या अस्वाभाविक उद्वेग है। मनोशंकर, क्या कहा आपने? मुरारी लाल, यही कि तुम लोगों ने यहाँ नाटक घर बना लिया है। मनोशंकर, शायद आप अभी नाटक देखकर आ रहे हैं, उसी भावना से आपको भ्रम हो गया है। मुरारी लाल, मैं नाटक देखकर आ रहा हूँ? क्वेश्चन पूछ रहा है मनोशंकर। संभवतः है, और क्या था? और संभवतः वहाँ और क्या था? मुरारी लाल, मैं नाटक देखकर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला को धुक धुकी बंद हुआ चाहती है। मनोशंकर, चंद्रकला की धुकधुकी बंद हुआ चाहती है। मुरारी लाल, अब इधर देख लो एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, आप भी तो रहते रहते सपने देखने लगते हैं। मुरारी लाल, इस बार तो तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सबसे असहयोग कर लिया है, तुम तो ऐसे नहीं थे। मनोज शंकर, अभी मेरा विकास हो रहा है। ये लाइन याद रखना, अभी मेरा विकास हो रहा है। किसका? मनोज शंकर का। मुरारी लाल, डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है, उनको संदेह है कोई रोग का साफ लक्षण नहीं देख पड़ता। वे डर रहे हैं कहीं हृदय की गति न बंद हो जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए और वह? मनोज शंकर, मैं गया था, 10 मिनट से अधिक उसके पैताने खड़ा रहा। उसने एक बार भी मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रख कर करवट लेट गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? ये याद रखना, आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ? गंभीर हो उठता है मुरारी लाल, तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए हैं? मनोरमा, मैंने उन्हें नहीं देखा था, विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं है। मुरारी लाल, हम सभी लोग दुखी हैं। मनोरमा, मुझे कोई दुख नहीं है। मुरारी लाल, तुम स्त्री होकर यह कह रही हो? मनोरमा, पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते। ये लाइन भैया बहुत मैन है। पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते, इसलिए यह बात स्त्री ही कह भी सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदी की तरह, चांदनी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूछ की छाया में रंग और कलम के साथ बीता है। मुझे उस तरह के किसी अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं। जो मिला नहीं उसका चला जाना, उसका सुख क्या और उसका दुख क्या? मुरारी लाल, वास्तविकता भी है। अगर देखो हम उनकी जगह में, अगर किसी की भी बचपन में शादी हो जाए 8-10 साल की एज में, और उसने अपनी पत्नी को देखा ना हो या पत्नी ने पति को ना देखा हो, तो उससे उसको कभी सुख नहीं मिले, तो जो उससे उसको दुख मिले, दुख में जाएगी तो उसको वो चीज़ें अनुभव भी नहीं होगी। देखो, खुशी भी आपको तब मिलती है, या खुशी का भी एहसास तब होता है जब आपने किसी के साथ दुख के जीवन काटा हो, या फिर आपको दुख भी तब होगा जब आपने उसके साथ खुशी का जीवन काटा हो। ना उसने उसके साथ खुशी के पल जिए, ना दुख के जीवन जिए, तो वो बोले कि भाई मेरे लिए तो सब बराबर है, ना मैंने उसके साथ खुशी के पल काटे, ना मैंने उसके साथ क्या है, दुख के पल काटे हैं। मुरारी लाल, तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था? मनोरमा, रेखा चित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार था यहाँ से चले जाने पर उसके रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर कर उसे पूरा कराया। सॉरी। मुरारी लाल, चंद्रकला ने मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरा हृदय जानता है, यह भगवान जानते हैं। मनोज शंकर, और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसीलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। मनोज शंकर बोल रहा है। मुरारी लाल, लेकिन मैं तो समझता हूँ। एक चुप हो जाता है। मनोज शंकर, आपने देखा नहीं, यहाँ जब उसकी लाश लाकर रखी गई, वह किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यहाँ ठहरती तो रो पड़ती।
मुरारीलाल गहरी सांस उसका हृदय बहुत कोमल है। मनोज उसका घाव देखकर घबरा उठी। उसी घबराहट में उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। मनोज शंकर संभव है, मेरे कल्याण की भावना उसके हृदय में है, लेकिन मुरारीलाल लेकिन क्या? मनोज शंकर जाने दीजिए, कुछ नहीं। मुरारीलाल नहीं नहीं कह दो। मनोज शंकर वह बात आपसे कही नहीं जा सकती। दो डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगता मुरारीलाल। लेकिन मैं तो उससे अधिक तुम्ही को असावधान पा रहा हूँ। मनोरमा डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। मनोरमा बोली डॉक्टर साहब को यहाँ तो भेजो। मनोरमा का प्रस्थान। मनोज शंकर मैं असावधान हूँ। मुरारीलाल हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। मुरारीलाल जो है ना, वो चाहते हैं कि जो चंद्रकला है और मनोज शंकर है, इनका विवाह हो जाए। मनोज शंकर वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल आपके चाहने से वह पूरा तो नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं, इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा मुरारीलाल। लेकिन यह दूरी तुम्हारी हो बनाई हुई हो तो? अगर ये दूरी तुम्हारी ही बनाई हो तो? मनोज शंकर बोला नहीं, मैं इस दूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है। अगर मैं अपने लिए यही उपयोगी समझूं मुरारीलाल, तो इसे मैं अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था। इन चीज़ों को मैंने खूब समझता हूँ। मनोज शंकर यह विधवा आप नहीं जानते, या शायद जानते भी हैं, अग्री है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जो नहीं सकता, जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। बांसुरी बजाता मुरारीलाल भपक कर कुर्सी से उठते हैं और उसके हाथ से बांसुरी छीन लेते हैं। मनोज शंकर कई बार सिर हिलाकर गोशवारे के नीचे थूकता है। इतनी जल्दी क्या है पड़ी थी, मुंह से खून आ गया। मुरारीलाल मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो तुम? मनोज शंकर किसी को गोली मारना यदि वीरता है, तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह से मुझसे संभव हो सके तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मुरारीलाल मुरारीलाल क्या बोला है? मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। ये लाइन भैया पूछी गई है। मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोज शंकर हाँ, उस हालात में मैं केवल देवता हूँ। मुरारीलाल क्या बोला? यह व्यंग करना तुमने कहाँ से सीखा? मनोज शंकर जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन जो उसे सुनते हैं समझते हैं मेरे तरह शायद व्यंग करते हैं। मुरारीलाल हाँ। मुरारीलाल कहता तुम मेरा कुछ भी लिहाज नहीं करते। मनोज शंकर यह कैसे? मुरारीलाल तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे। इतना ही नहीं, कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया है, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। मनोज शंकर मेरा दुख, मेरी आत्मा सब ओर से व्याप्त है चुका है। मैं मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग ना करूँगा, विनोद मैं अपने को भूल जाने की चेष्टा ना करूँगा, तो मैं जीवन नहीं रह सकता, या मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल लूँ। मुरारीलाल मैं तो अपना सब कुछ मुरारीलाल के बोला मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें खुशी करना चाहता हूँ, तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ। यही करता रहा हूँ, यही करता रहूँगा। मेरी इच्छा यह ना थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत से रुपया ले लेना मेरा बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों को लूट कर रुपया इकट्ठा किया था। यदि उसे लूटना भी
माना जाए तो उसे लूट लेना मैंने बुरा नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाती थी। मनोज शंकर, तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है, जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा। जीवन और शक्ति के उस लोक में मुझे क्या मिलता, मैं वहाँ क्या आशा से जाता। मुरलीलाल, सिविल सर्विस के लिए जाते। मनोज शंकर, यही तो आप नहीं समझते कि मैं मृतक जिसकी भूत जी रहा है, आज 10 वर्ष से वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता। मुरारी लाल, तुम अपने को मृतक कह रहे हो। मनोज शंकर, अवश्य मैं मृतक तो हूँ ही। मैं आत्मघाती पिता का पुत्र किसी बड़े पद, किसी बड़ी मर्यादा के लिए मैं नहीं बनाया गया। जब तक मैं यह न जान लूं उन्होंने आत्महत्या क्यों की, आत्महत्या उन्होंने तब तक एकाएक गंभीर होकर को सोचने लगता है। एक मिनट। मुरारी लाल उद्वेग के स्वर में, ओह मालूम हो जाएगा जल्दी। क्या है जिसके लिए। मुरारी लाल क्या बोला। मनोज शंकर, लेकिन कांपते स्वर में, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसी में तो संदेह है, इसी में तो संदेह है। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूँ। एक युग पूरा हो गया। देखो भैया, 22 वर्ष का हो चुका है। एक युग पूरा पूरा हुआ चाहता है, एक नई पीढ़ी आया चाहती है। लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या की क्यों, के क्यों, अभी जो का त्यों बना है। यदि मैं आज मर मर जाऊं मुरारीलाल, तो क्या होगा। मनोज शंकर, यह गुप्त बोक्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा। इस जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में स्वर्ग के साथ ही उसका शरीर भी कांपने लगता। मुरारीलाल, आत्महत्या उन्होंने उन्होंने की थी, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों, किस लिए, इस संबंध में तो मुझे कोई विशेष बात नहीं बतला सकता, विशेष बात नहीं बतला सकता। मनोज शंकर, आप अब भी छिपाना चाहते हैं। तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल लेना होगा। उसका मुख भयानक हो उठता है और उसके शरीर आंधी के समय के पेड़ की तरह हिलने लगता। मुरारीलाल, तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या, तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रही हो। ईश्वर जानता है इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। वे मेरे मित्र थे, हम दोनों सारा लड़कपन जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। संसार जानता है हम लोग दो शरीर एक प्राण थे। कभी मनोज की ओर तो कभी धरती की ओर देखते हैं। उनके मुख का रंग एकाएक बिगड़ कर लाल और अंत में काला हो जाता है। उनकी सांस वेग से चलने लगती है, जिससे उसकी छाती उठने और बैठने लगती है। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं, बाएं हाथ से। मनोज शंकर क्षोभ और अवहेलना की दृष्टि से उनकी ओर देखता। क्षोभ और अवहेलना मतलब गुस्से में, जैसे उनकी बात पर उनको यकीन ही ना हो। मनोज शंकर कहते, चलिए मुरारीलाल, क्या कहूँ अब। मनोज शंकर, बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं है। मुरलीलाल, नहीं। मनोज शंकर उंगलियों को कड़ी कर बायां हाथ सिर पर रखता है। अंगूठे के नीचे का बायां कान इस तरह दब कर ऊपर को खींच उठता है कि कान के नीचे से चमड़ा ऊपर को खिसकता हुआ हुआ सा मालूम होता है। दायां हाथ बार बार हिलाते हुए, सूत्र रूप में नहीं, व्याख्या रूप में। सूत्र काल तो चला गया, अब तो व्याख्या काल है। घड़ी दो घड़ी की व्याख्या, 10 वर्ष का सूत्र साफ हो जाएंगे, उनके अर्थ व्यक्त हो जाएंगे। बस कहते चलिए। अच्छा जी। मुरारी लाल के कान पकड़ ले। तुमसे मुझे बड़ी आशा थी, इसलिए। मनोज शंकर, आपकी आशाएं वैसी ही रही, जैसे वैसी रही, कुछ और बड़ा बढ़ जाइए। मुझे इस योग बना दीजिए कि मैं आसानी आसानी के साथ उनका आपकी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व न है, या मुझ में वह कला, वह कौशल न था जिससे एक और 1,000 चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी, रजनीकांत की सी मुस्कान में जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन, जो मस्ती थी उसकी अबोध आंखों में,
उसके अबोध हृदय का जो आशा पूर्ण प्रतिबिंब था वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, संस्कार, सब ओर से मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती रही, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझ में कोई आशा न रही। उसने देख लिया मुझ में जो कुछ था नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह, एक अधूरी तान की तरह उसके सामने आया और क्षण भर में ही वह जीत गया। मैं हार गया। मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरा यहाँ रहना। इस वातावरण में स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। याद रखना भैया, स्त्री के लिए, मनोज शंकर क्या बोला है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि का कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया। क्या बात बोली गई है यार। साहित्य कुछ लिखते ही हैं भाई साहब सब लोग। ये आ गया, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया है। बुद्धि और ज्ञान का, उन्होंने भी बोला है स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल नहीं है। और प्लेटो ने भी यही बोला है कि उसके प्रजातंत्र में कवि का भी कोई स्थान नहीं है। स्त्री के प्रेम तत्व में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रेम में तो होता ही है ऐसा भैया मुरारी लाल, लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह का दोष लगाना। मुरारी लाल मतलब क्या बोल रहा है, तुम उसके चरित्र पर दोष लगा रहे हो। मनोज शंकर बोला किसके चरित्र पर? मुरारी लाल बोला चंद्रकला के। मनोज शंकर, मैं नहीं समझता कि मैं दोष लगा रहा हूँ, उसे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और वो बोल भी सही रहा है। मुरारी लाल, तुम साफ साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जाता है? मनोज शंकर, अच्छा तब? मुरारी लाल, तब यही कि तुम्हें यह कहने का अधिकार क्या है किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्रमण? मनोज शंकर, ओह, इससे चरित्र का क्या संबंध? अगर वह उसे प्रेम करने लगी तो इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया, उसमें बुराई कहाँ है? मुरारी लाल, इसमें बुराई नहीं है। मनोज शंकर, बिल्कुल नहीं है। मनोज शंकर क्या बोला देखो, प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वो प्रेम करती है। प्रेम के लिए वह उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति है। देखो भैया, स्त्री जो है, स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है भैया, प्रेम। और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ? प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र क्या गुण है, अवगुण नहीं। अगला लाइन देखो, मुरारी लाल क्या बोल रहा है। मुरारी लाल देखो, मुरारी लाल, तो तुम मेरे दुख को 100 गुना कर देना चाहते हो? मुरारी लाल बोला, तो तुम मेरे दुख को 100 गुना कर देते हो। मनोज शंकर, सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो मान लो। वो तो बोल रहा भैया मैं तो सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे दुख का कारण है तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ? मुरारी लाल, लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल जाता। मनोज शंकर, लेकिन काम चल जाने में तो मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सभी रात अंधेरे में काट लूं। हाँ कहिए वह बात। मुरारी लाल उसकी ओर देखने लगता है। हाँ कहिए वह बात। भीतर की ओर से डॉक्टर का प्रवेश। मुरारी लाल उठकर खड़े होते हैं। मनोज तिरछी आंखों से डॉक्टर की ओर देखने लगता है। डॉक्टर, इस तरह आप की आंखें कमजोर पड़ जाएंगी। मनोज की ओर देखकर, सदैव सीधा सीधे देखा कीजिए। मनोज मुस्कुराने पड़ता है। मुरारी लाल, बैठिए। दोनों कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ क्या हालत है डॉक्टर? अभी निश्चित नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। वह बेचैन है, छाती और सिर से पसीना चल रहा है। ज्वर तो उसे है नहीं, ऐसी हालत में हाँ हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है।
आंखों का रंग हर पल बदल रहा है, होंठ तो सूख गए हैं ही, नाड़ी गति बहुत खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन एकाएक चुप होता जाता। मुरारीलाल उत्सुक हो, क्या कहिए, क्या हुआ? हृदय की धड़कन। डॉक्टर, मैंने तो आपसे तभी कह दिया था, मुझे संदेह है और इतनी देर की देखभाल के बाद भी मैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचा, संभवतः हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरारीलाल, हृदय की धड़कन बंद हो जाए? डॉक्टर, मैं खुद चिंता में पड़ गया हूँ। मुरारीलाल, सुनो जी, तुम्हारे लिए तो यह नाटक था ना? मनोज को देखकर, सुनो जी, तुम्हारे लिए तो यह नाटक था ना? डॉक्टर विस्मय से मनोज की ओर देखता। मनोज शंकर, डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम था कि किस परिस्थिति में और किस तरह उसे यह रोग हुआ है, नहीं तो उनके लिए वह भी इतना भयंकर मालूम मालूम नहीं मालूम होता। अगली लाइन देखो। डॉक्टर, उसकी नाड़ी जाल में रक्त को उत्तेजित करने के लिए दवा भरनी होगी। मनोज शंकर, किस तरह की सुई देकर? डॉक्टर, हाँ, किस तरह, मतलब सुई देकर? बोला हाँ। मनोज शंकर, इसका मतलब है कि अब आप उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। अब तक रोग रहा या नहीं, लेकिन अब जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। डॉक्टर, अच्छा, बांसुरी हाथ में है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोशंकर, आपको कैसे निश्चय हो गया कि उसके हृदय धड़कन बंद हो रही है? डॉक्टर, लक्षण ऐसे हैं। मनोशंकर, दो तरह के रोगों में भी लक्षण कभी कभी ऐसे होते हैं। डॉक्टर, खैर, बहस पीछे कीजिएगा, उसे अच्छा हो लेने दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है और उसकी हालत अभी चिंताजनक हो चुकी है। पानी गर्म कराइए। मनोशंकर, डॉक्टर साहब, फीस तो कहिए दिला दी जाए, लेकिन उसे व्यर्थ में कष्ट न दीजिए। डॉक्टर, बड़े विचित्र आदमी हो आप, आपने पहले ही दवा क्यों नहीं कर लिया? अच्छे फीस देने वाले रहे, रोगी मर जाए और फीस लेकर चलता बनूं। मुरारीलाल से, आप कौन है? मुरारीलाल, मेरे एक संबंधी। मनोशंकर, डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण या अनुसंधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा यह है कि आप लोग संजीवनी लिए ही हैं और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही है। चंद्रकला की चिंता आप ना करें, मैं उसकी दवा कर लूँगा। घंटे भर बाद आप इतना भी नहीं समझ सके कि उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। उसके मस्तिष्क के कीटाणु आकस्मिक आघात से सहसा क्षुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। मुरारी लाल से डॉक्टर, डॉक्टर साहब, अगर फीस 400 रुपये हो तो? डॉक्टर साहब क्या बोल रहा है? डॉक्टर साहब, मुरारी लाल से, डॉक्टर साहब की फीस अगर 400 रुपये हो तो कृपया 40 देकर उन्हें विदा कीजिए, मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब से बोल रहा है, अगर इनकी फीस 4 रुपया हो तो 40 देकर उन्हें विदा कीजिए, मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर लेता हूँ। मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता है, हाथ पैर में लकवा मार जाता है, जीभ ऐंठ जाती है, आंखें अंधी हो जाती है। छाती पर हाथ रखकर, एक मिनट हाँ। लोग लुक उठकर सिर फोड़कर निकलने निकलने लगता है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट, स्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है? डॉक्टर, 70 से लेकर 80-85 के बीच। मनोज, अधिक से अधिक कितनी होती है? डॉक्टर, 130 से मौत हो जाती है। मनोज, एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 हो गई थी, अब मैं अभी जिंदा हूँ। ठीक है भैया, ये लाइन याद रखना भैया। एक बार क्या आया था, मनोज शंकर की नाड़ी की गति 165 हो गई थी और बोला मैं अभी भी जिंदा हूँ। डॉक्टर, और ताप कितना था? मनोज शंकर, बिल्कुल स्वाभाविक, 98 या उससे कुछ ऊपर। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते,
बुरा ना मानिएगा, उस विषय की जानकारी आप अंग्रेजी प्रणाली में अभी बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं, शरीर ही उसका कारण समझते हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती है। आप भी समझ सकते हैं चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है। मेरी समझ में आकस्मिक घटना के कारण उसके ज्ञान सिराओं में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। आप यही रहिए, मैं उसे अभी टहलने के लिए शहर की ओर ले जाता हूँ डॉक्टर। लेकिन अब जब आप स्वतः बीमार है तो दूसरों की दवा क्या करेंगे? मनोज शंकर। इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी हुआ है। बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना निश्चित हो गया है कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की जल्दी होती तो अब तक तो मैं कभी पंच तत्व प्राप्त हो गया था। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा था, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ देते हैं और इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। मुरारीलाल कुर्सी पर वहां पकड़ के झुक कर आंखें बंद कर लेते डॉक्टर। अर्थात अब आप चिकित्सा की एक नई प्रणाली बना रहे हैं मनोज शंकर। जी नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था से आज से नहीं अधिक स्वस्थ था, इसीलिए कि डॉक्टर न थे, मनुष्य था। और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों को और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी है। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर हैं। तो बाकी हम देखेंगे दोस्तों कल। आशा करता हूँ आज तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यार से करेंगे कमेंट। थैंक यू।